बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजात और आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और वेव्स क्या होती हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस ओवरऑल चैप्टर में तो वो वेव्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन पे होगा। तो आज का जो हम स्टडी कर रहे हैं टॉपिक, तो वो है हमारा टॉपिक नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, या इन शॉर्ट SHMB जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा स्टूडेंट्स कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन वाइब्रेशन स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन आम अल्फाज में हम किसे कहते हैं? जो चीज़ आगे किसी एक पॉइंट के आगे और पीछे मूव कर रही हो उसे हम वाइब्रेशन क्या कहते हैं। मीन्स के अगर मैं आपको डेफिनेशन लिख के दूं, इफ़ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ आर टू एंड फ्रो about a point, it is in vibration। जी तो स्टूडेंट्स, दो लफ्ज़ यहाँ पे आए हैं। एक है फ्रो और दूसरा है टू। टू निकला है टूवर्ड्स से और ये फ्रो जो निकला है ये निकला है फोर्थ से। टूवर्ड्स और फोर्थ क्या है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें एक बॉल की जो लटक रही है, ठीक है, ये है जी एक बॉल है जिसका कुछ ना कुछ मैस है और वो लटक रही है। हम इसे पकड़ के यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ से छोड़ते हैं तो ये यहाँ से वापस आएगी अपनी जगह पे जहाँ से हमने इसे पकड़ के हटाया था। मेन पोजीशन पे आने के बाद बॉल आगे चली जाएगी। अब आगे जाने के बाद ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे पहुँच के ये फिर वापस आएगी। तो ये एक पॉइंट के गिर्द टुवर्ड्स उसकी तरफ और फोर्थ उससे आगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट के टुवर्ड्स और फोर्थ मूव करती रहेगी। तो इसे ही हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये वाइब्रेशन की, या इसका और नाम है ओसिलेशन। ओसिलेशन से ही निकला है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेशन से ही निकला है लफ्ज़ ओसिलेटरी मोशन। ये कौन सी मोशन होती है? जो ओसिलेशन या वाइब्रेशन से निकली हुई होती है। तो वाइब्रेशन तो कई इक़साम की होती है, उनमें से जो स्पेसिफिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस चैप्टर में हमने उसे स्टडी करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारा टॉपिक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। तो वो ये है कि जी टॉपिक हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक
मोशन, ये हमारा टॉपिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम स्टडी करेंगे, इसकी एग्जांपल्स को आई थिंक सो के 1 2 3 इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। पहली जो हम पढ़ेंगे वो है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जी बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे लास्ट एग्जाम्पल जो इस टॉपिक नंबर 1 की है, इसमें आई थिंक सो कि 4 से 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो हम टॉपिक नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो 3 एग्जांपल्स हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। उन 3 में से 2 को मैंने लिख दिया है, और तीसरी जो है वो है जी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इन 3 एग्जांपल में से आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये पहली एग्जांपल स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे, फिर हम ये एग्जांपल को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आ रही है बात कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। स्टूडेंट्स, इट इज़ a special kind of vibratory or oscillatory माफ़ कीजिएगा स्पेलिंग में कुछ गलती आ गई, ओसिलेटरी मोशन। मतलब क्या, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये है तो वाइब्रेशन ही है, तो वाइब्रेशन, लेकिन वाइब्रेशन की ये एक स्पेशल काइंड है, ये स्पेशल काइंड है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेशन की या ओसिलेटरी मोशन की या वाइब्रेटरी मोशन की। उस सिंपल जो स्पेशल काइंड है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, वो हम समझेंगे इस एग्जाम्पल से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसमें 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो टॉपिक है जी मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तीन जो है वो इसकी फिगर्स हैं जो मैं यहाँ पे बना के आपको फिर समझाता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। ये हो गई फिगर नंबर 1। इसमें ये जो है ये कोई भी टेबल है या ज़मीन है, तो ये भी एक कोई चीज़ ले लें एग्जांपल्स के तौर पर कि ये कोई वॉल है, दीवार है। तो इसके साथ एक स्प्रिंग जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। उस स्प्रिंग के साथ स्टूडेंट एक मैस बंधा हुआ है, मैस है, ये कोई भी मैस है। अब इस मैस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी फोर्स ज़ीरो है, ठीक है जी।
ये जिस जगह पे है रेस्ट पे है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ कह देते हैं। ठीक है जी, ये है पॉइंट ओ, इस पे है जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम ना इसे पकड़ के इधर जो है वो खींचते हैं। अब मैं ये दूसरी शक्ल में बना रहा हूँ। तो फिगर नंबर बी जो है, इसमें अगर आप देखें तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग। ठीक है जी, ये यहाँ पे चला गया। मैस यहाँ पे चला गया है। अब मैं आपको एक तीसरी शक्ल बना के फिर सब कुछ समझाता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों जो हैं वो फिगर्स बन गई हैं। तो इसमें समझने वाली बात है कि ये रेस्ट पे था, पोजीशन ओ है, इसे हम नाम जो दे रहे हैं। हमने इसे मैच को पकड़ के यहाँ पे ले आए ए पॉइंट पर। जब हम इसे यहाँ पे ले आए, अब ये यहाँ पहुँच गए, तो हमने इसे फिर रिलीज़ कर दिया। पहले इस पे फोर्स ज़ीरो थी, जब हम इसे पकड़ के यहाँ पे लाए तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स हो गई। यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि वो मूव नहीं किया, तो वो ज़ीरो है। अब जब ये यहाँ पर पहुँचा, जैसे ही हम हाथ छोड़ेंगे तो ये वापस मूव करेगा, इस पर फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। ठीक है जी। अब ये अपनी मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा एक्स, क्योंकि इसने ये इसकी एक्सट्रीम हद, इधर से इसकी ये एक्सट्रीम हद, ये इसकी मेन पोजीशन। फिर ये जब यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन पे पहुँचेगा ओ पे, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे चले जाएगा। अब ये आगे क्यों चला गया? स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा अनर्शिया का। अनर्शिया जो है वो सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं? अनर्शिया का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो चाहती है कि मुझे मूव करने दिया जाए। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो चाहती है कि मुझे रेस्ट में रखा जाए। इसकी दो एग्जांपल्स भी आई थिंक सो कि आपने पढ़ी होंगी 9th क्लास में, कि बस के अंदर जो बैठे हुए होते हैं लोग, तो अगर अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाए तो लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये अनर्शिया की एक एग्जांपल थी कि स्टूडेंट जो लोग बैठे हुए थे बस के अंदर, अचानक से ब्रेक लगने पर उनकी मोशन जो है वो रुकती है। तो जैसे उनकी मोशन रुकती है तो वो रुकना नहीं चाहते, बल्कि वो मूव करना चाहते हैं, इसीलिए आगे को उन्हें एक झटका लगता है। ये अनर्शिया की एग्जांपल थी। और एक और एग्जांपल आपने पढ़ी होगी कि गिलास के ऊपर अपने एक कार्ड रख के, उस कार्ड बोर्ड के ऊपर अपने 4-5 सिक्के रख दिए होंगे, और क्या कार्ड को जैसे खींच ले तो वो सिक्के गिलास के अंदर चले गए। अब वो सिक्के उस कार्ड के साथ क्यों नहीं इधर आए? वो इसलिए कि वो रेस्ट में थे, तो वो चाहते थे कि हमें इस जगह से ना हटाया जाए, तो वो गिलास के अंदर गिर जाते हैं। ये है अनर्शिया। तो अगर ये मूव कर रहा है इस तरफ तो ये रुकेगा नहीं अनर्शिया की वजह से। ये चाहेगा कि मुझे मेरी जो हालत है मोशन की है या रेस्ट की है उस हालत में रखा जाए। तो ये मूव करता जाएगा अपनी मेन पोजीशन से आगे इस तरफ। अब ये इस तरफ एक हद तक जाएगा, यहाँ तक। अब ये जिस जगह पे पहुंच गया तो ये एक उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है कि जहाँ तक वो जा सकता है। अब ये मैस ऐसे मूव करता रहेगा, या जो जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, इधर से जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ तक। तो इस पॉइंट का नाम ए है और इस इधर वाले एक्सट्रीम पॉइंट का नाम बी है, और मेन पोजीशन जो दरमियान वाली है उसका नाम है ओ। ठीक है जी। अब ये थी जो फिगर्स हैं। अब मैं आपको जो है इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करके देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, अब है इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन में स्टूडेंट्स जो बात कही गई है हमसे वो ये है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ,
हुक्स लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा है कि F is directly proportional to negative of the displacement। क्या मतलब है स्टूडेंट्स के फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट तो कवर होगा इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में। देखने वाली बात जो ये है वो ये है कि फोर्स हमने लगाई उसे इस तरफ खींचा, ठीक है, फोर्स लगा के हमने मैस को यहाँ से आगे यहाँ तक ले आए, तो फोर्स तो हमने जो है वो अब फोर्स इस तरफ खींच रही है मैस को, लेकिन मैस ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इस तरफ किया है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन इस्तेमाल हुआ है हुक्स लॉ में। तो ये नेगेटिव इसलिए था। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो F इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म किया तो कांस्टेंट और X। ठीक है जी, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब वेयर X इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द mass फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये जो x है ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया था मैस ने यहाँ से यहाँ तक, ये उससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। और k जो है k इज़ द कांस्टेंट, और इसका स्पेशल नाम जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये है स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, तो हम यहीं से पता कर लेते हैं कि जी क्या है। देखें k है यहाँ पर, तो हमने k की वैल्यू निकाल लेनी है, तो क्या होगा कि F ओवर X इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव k, ठीक है। सीधा करके अगर मैं लिख दूँ तो नेगेटिव k इज़ इक्वल्स टू F ओवर X। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या सिंपल अगर मैं बताऊँ तो ये नेगेटिव इधर चला गया, तो k इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F ओवर X, ठीक है जी, ये है। अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वो यही बनती है कि द रेशो बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अब ये एक्चुअल स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं कि ये सर ये के है क्या, तो स्टूडेंट्स ये जो के है ना, ये असल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये के जो स्प्रिंग नहीं लगा हुआ होता सिंपल जैसे मैंने एग्जांपल दी है, तो ये उस स्प्रिंग की स्टिफनेस या हार्डनेस को ज़ाहिर करता है। मीन्स के कोई जो स्प्रिंग होते हैं वो थोड़े थोड़े सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा कि बड़ी गाड़ियों की जो स्प्रिंग होती हैं वो बड़े हार्ड होते हैं, जबकि सबसे आसान एग्जांपल जो है इसकी वो ये है कि जो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, ये इस पेंसिल इस बॉल पेन के अंदर जो स्प्रिंग है ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट और हार्ड जो है ये चीज़ डिपेंड करती है इस के की वैल्यू पर, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे हम मैथमेटिकल डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं कि साथ ही साथ हमने न्यूटन के लॉज भी पढ़े हुए हैं। तो फिर देखें कि एज वी नो दैट, साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं न्यूटन के लॉज हमने पढ़े हैं कि F इज़ इक्वल्स टू ma, ठीक है जी। तो
एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो पुट कर देनी है ये एफ की वैल्यू के की जगह पर। के इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव एफ की जगह पे आ गया एम ए ओवर एक्स। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, इसे इक्वेशन 2 बना दें, एफ इन इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स, हमने मालूम क्या करना है, हमने जो एक्चुअल में मालूम करना है वो है एक्सेलरेशन को, ए को। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि एक्स इधर चला गया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके होगा मल्टीप्लाई के एक्स, ठीक है। और एम जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके होगा डिवाइड माइनस ए। सीधा करके लिखूँ तो ए माइनस ए इज़ इक्वल्स टू के एक्स ओवर एम। अगर इधर से नेगेटिव हटाना है तो इधर लगाना पड़ेगा, तो a इज़ इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम एक्स। मज़े की बात स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो ये है कि k जो होता है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू तब्दील नहीं होती। तो k हमारे पास कांस्टेंट है और इस मोशन के दौरान क्या मास तब्दील हुआ? नहीं, मास स्टूडेंट्स तब्दील नहीं हुआ, इसलिए k भी कांस्टेंट और m भी कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम, इन दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव ये वाला, और डिस्प्लेसमेंट के ये है स्टूडेंट्स एक्चुअल रिज़ल्ट, ये है एक्चुअल रिज़ल्ट। अब ये एक्चुअल रिज़ल्ट हमसे क्या कह रहा है, अब हमने ये देखना है जी। तो स्टूडेंट्स, ये है रिलेशन जो हमने निकाला है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, रिज़ल्ट हमारा क्या है कि इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन ऑफ अ मास, ये जो मास स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, इसका जो एक्सेलरेशन है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट उस मास का बढ़ता जाएगा, हम उसे ज़्यादा खींचते जाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब, ठीक है जी। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो एग्जांपल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की है? तो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही यही है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डेफिनेशन ही यही है कि द मैग्नीट्यूड की यानी कि मिकदार, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा, इज़ ऑलवेज, हमेशा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स
displacement from the main position। ये इसमें एक्चुअली ये पॉइंट इसकी डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। जब भी बात होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव किया कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि hence that the motion of mass attached to a spring is simple harmonic motion। आगे एक दो डेफिनेशंस हैं और कुछ समझने वाली बात है कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये वाला ये है कि force exert the spring is always directly opposite to the displacement of the main position। कि जो फोर्स स्प्रिंग लगाएगा इसके ऊपर मैस के ऊपर, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। मतलब नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट हम इसे खींच के यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जी, ये डब्बा ये मैस जो भी है यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन ये जो स्प्रिंग है ये इसे पीछे की जानिब खींचेगा। ये तो आप हम जानते हैं ना। अच्छा, अब जब ये वापस जाएगा तो फोर्स इस पे लगेगी, फोर्स इसे इस तरफ खींचेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ बढ़ेगा। तो ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, इसलिए ये नेगेटिव साइन इस्तेमाल होता है। ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब मेन पोजीशन से आगे जब ये मैस चला जाएगा यहाँ पर, तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो मेन पोजीशन से इस तरफ किया एक्स। अब ये स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगा और इसे इस तरफ धक्का देगा, तो फोर्स ये इस तरफ लगाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर हुआ, फोर्स इस तरफ लगेगी, तो फिर ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आना है। ये है नेगेटिव साइन की वजह। अब ये जो फोर्स ये फोर्स जो हम इस तरफ ले जाते हैं मैस को, तो पीछे खींचती है। अगर मैस इस तरफ चला जाता है तो इस तरफ धक्का देती है। इस फोर्स का एक स्पेशल नाम है जो कि है रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, तो क्या है रिटार्डिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स भी इसे कहते हैं। रिस्टोरिंग आपकी इस बुक में लिखा हुआ है, वैसे सेकेंड ईयर में लिखा हुआ है वो भी रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? ये हमेशा धक्का देती है मैस को मेन पोजीशन की तरफ। अब जब हमने यहाँ तक इसे खींचा तो ये फोर्स इसे इस तरफ धक्का देगी यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन ये यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन अनर्शिया की वजह से ये आगे चला जाएगा। अब जब ये आगे चला गया तो फिर ये स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स से धक्का देगी पीछे की जानिब कि ये अपनी मेन जगह पे जाके रुक जाए, लेकिन फिर ये यहाँ पे नहीं रुकेगा अनर्शिया की वजह से। कि अनर्शिया क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया है और आपने 9th क्लास में आई थिंक स्टडी किया है। तो ये था कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड क्या है। उसका एक फार्मूला जो मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए है वो है T = 2 पाई m/k। ये फार्मूला स्टूडेंट्स, इसकी डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ये न्यूमेरिकल्स में जो है यूज़ होना है। तो इसके साथ 2-3 बातें। एक तो ये कि आपकी बुक में जो लिखी हुई हैं वो ये कि जो स्पाइडर होती है, मकड़ी, वो अपनी शिकार को वाइब्रेशंस की वजह से डिटेक्ट कर लेती है। जब भी कोई शिकार इसके जाले के अंदर आता है
तो वो उसका जाला ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है, तो वो स्पाइडर जो है अपने शिकार को डिटेक्ट कर लेती है। इसके बाद एक और जो मालूमात आपकी बुक में दी गई है वो ये है कि ह्यूमन एयर ड्रम, इंसान के कान का जो एयर ड्रम है वो 1 सेकंड में तकरीबन 20,000 मरतबा वाइब्रेट करता है, यानी कि एक मेन पोजीशन से आगे और पीछे मूव करता है, ऐसे ऐसे करता है 1 सेकंड में 20,000 मरतबा। MCQs हैं ये। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।